हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज संजीशान। आज चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स हमने डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक को निकालें। देखिए टेक्स्ट बुक में हमारे पास पेज नंबर है 73। इसके ऊपर शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, इसमें फर्क क्या है। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। गिव एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट्स बताने हैं हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। तो स्टार्ट में 3.1 स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखिए अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर एक बॉडी स्टार्ट में कवर करती है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के अंदर, तो हमेशा 2 सेकंड में इसे 2 ही कवर करना है। तो वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट वेरिएबल इसका उलट है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर ना हो, पहले सेकंड में 1 मीटर हुआ कवर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर हो गया, तीसरे सेकंड में 3 मीटर हो गया, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा तो हमारे पास वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। आफ्टर वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो तब्दीली है आप उसको एक्सेलरेशन कहते होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन हुआ आपका। बुक पे देखें पेज नंबर 73 शार्ट क्वेश्चन नंबर 3.2। An object is thrown vertically upward। एक ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे ऊपर फेंक दो मैं। Discuss the sign of acceleration। इसका sign of acceleration बताएं। Due to gravity, gravity की वजह से, relative to velocity, velocity के relative में, while the object is in air, जब object air के अंदर मौजूद हो। देखिए स्टूडेंट्स, when the object is thrown vertically upward, जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं, the sign of acceleration due to gravity is negative। साइन ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज़ क्योंकि इट मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव होगा। क्योंकि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। स्टूडेंट्स देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी करते हुए हम एक्सेलरेशन के फार्मूला को माइंड में रखें। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है Vf minus Vi divided by t. A is equal to Vf minus Vi divided by t. So students जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा। सो जब कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। सो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वेलोसिटी कम हो रहा था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। Now moving towards, अच्छा स्टूडेंट्स ये फिगर भी आपने इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। अब हम चलते हैं 3.3 की तरफ। बुक पे देखें सर, can the velocity of an object reverse the direction। क्या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे? क्या इसके एग्जांपल है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। ऑब्जेक्ट अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करता है लेकिन एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहता है। तो आंसर क्या है? हाँ। अब इसको केस डिस्कस करते हैं। When an object is thrown vertically upward, जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो under the action of gravity, gravity की वजह से its velocity decreases, इसकी velocity कम होती है and becomes zero और zero हो जाती है at maximum height पर and come back और वापस आ जाता है। In this case magnitude and acceleration due to gravity remains constant। इस हालात में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने ये वाला फिगर बना लेना है। अब चलते हैं हम 3.4 के ऊपर। स्टूडेंट्स बुक पे देखें, ए स्टेटमेंट में लिखता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है
इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप कहेंगे हाँ हो सकता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, डियर स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। सो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर सी, ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। जब सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी के ऊपर, आपने कैसे ब्रेक अप्लाई किया? सडन ब्रेक अप्लाई किया, तो सडन ब्रेक की वजह से आपका गाड़ी तो रुक गया और उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन उसमें है। स्टेटमेंट नंबर डी, ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। बिल्कुल यही वाला 3.3 हमारे पास स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट के बाद ये वाला स्टेटमेंट भी आप जस्टिफिकेशन बेस के साथ लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3.5 देखिए बुक में, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर आदमी ठहरा है, थ्रोज अ बॉल, एक बॉल को फेंकता है स्ट्रेट अप ऊपर विद इनिशियल वेलोसिटी vi, एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम पे थ्रो द सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, दूसरी बॉल को नीचे फेंकता है। मतलब टावर पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर फेंका, दूसरी बॉल को उसने नीचे फेंक दिया। कहता है which ball have greater speed when it strike the ground, ignore the air resistance, air resistance को छोड़ दो। कहता है बताओ किस बॉल की एयर स्पीड जो है ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आप यूं सोचोगे जिसको ऊपर फेंका है वो ज्यादा फासले से आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कॉमन सेंस तो इस तरह का हमें कहते हैं। लेकिन हमने कहा जब इग्नोर कर देते हैं एयर फ्रिक्शन को तो दोनों बॉल सेम स्पीड से स्ट्राइक करती हैं। अब इसका रीजन देना होगा। इसका रीजन ये है, the ball moving upward will gain the same velocity, बॉल ऊपर जाएगी उसने भी सेम वेलोसिटी एक्वायर करना है जैसा कि उस हाइट पर उसकी थी, तो दोनों बॉल नीचे आते हुए सेम हमारे पास जो स्पीड है वो क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्वायर कर लेंगे। आज एक क्वेश्चन नंबर 3.6 पे कहते हैं सर्कमस्टेंसेस बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हवाले से जब पैरेलल, डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी पैरेलल होती है एक्सेलरेशन के जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, एंटी पैरेलल होती है जब वो डिक्रीज हो रही हो, परपेंडिकुलर होती है जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव करे, जस्ट लाइक रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। सेम हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब ब्रेक सप्लाई हो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी जीरो ना हो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। Students, 3.7, motion with constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement is true or false? Discuss. देखिए भाई 3.7 हम कहते हैं स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि motion with constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. When an object is moving with uniform velocity, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। But zero is also a constant quantity. Zero already a constant है, so it is only a special case जब बॉडी की constant velocity होगी और उसका acceleration भी क्या होगा स्टूडेंट्स? constant होगा। इसके अंदर भी आप ये वाला फिगर बनाना चाहें एग्जाम में तो आप बना सकते हैं। 3.8 अब इसमें कहता है when आप find the change in momentum for an object subjected to a given force for a given time. State law of motion in terms of momentum. Dear students, when a body of mass is moving with velocity v for time t, its velocity becomes vf. एक ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी फ्रिक्शन की वजह से, किसी फोर्स की वजह से इनिशियल वेलोसिटी उसका vi चेंज होकर vf हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो इक्वल था vf minus vi divided by t. f is equal to m ने a की जगह पर आपने प्लेस किया vf minus vi divided by t. mvf mvi divided by t. Students, the final momentum, the initial momentum divided by time. तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल हो जाता है हमारे पास del v. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये था हमारे पास 3.8। 3.9 पे आते हैं, बुक पे देखें पेज नंबर 73। डिफाइन इंपल्स, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड है? सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन व्हेन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड impulse.
I is equal to F cross T. F is equal to ma. Students, Vf minus Vi divided by T is the formula of acceleration. After multiplication ये relation मिला. जब हमने multiply किया तो हमें relation मिला F cross T जो कि क्या था हमारे पास product of force and time जो कि impulse था वो equal हो जाएगा हमारे पास mvf minus mvi. Means to say change in momentum is equal to impulse. Now moving toward 3.10 बुक में देखिए पहले तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पहले नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ दूसरे नंबर पे आइसोलेटेड सिस्टम बताओ फिर एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इन कंडीशन में ये लॉ यूजफुल है इवन थो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड हो या ना हो देखिए स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में टोटल मोमेंटम ऑफ linear momentum of isolated system remains constant जो ये हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम है स्टूडेंट्स उसे क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए नेक्स्ट चलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ऐसा सिस्टम जिसके पार्टिकल्स को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं इन डेली लाइफ जब लार्ज मैसिव बॉडी जस्ट लाइक ट्रक्स मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस इज नेग्लिजिबल जो रेजिस्टिव फोर्सेस का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स बहुत छोटी है एज कंपेयर्ड टू द म्यूचुअली इंटरैक्टिंग फोर्स इन सिस्टम वो तमाम फोर्सेस जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल फोर्स बहुत छोटी है तो सच सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता बट कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड लेकिन हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर वैलिड नहीं होता डियर स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को नोट कर लें उसके बाद हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.11 explain the difference between elastic and inelastic collision explain how a bouncing ball would behave in each case, give plausible reason for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases. Dear students, elastic collision में kinetic energy और momentum conserve होता है और inelastic collision में हमारे पास kinetic energy of the system तो conserve नहीं होती लेकिन momentum conserve होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो हार्ड बाल को आपने फ्लोर पर ड्रॉप किया तो इम्पैक्ट के बाद वो सेम हाइट पर जब पहुंचती है तो उसकी कुछ kinetic energy लॉस हो जाती है and part of kinetic energy heat में sound energy में और same energy जो deformation और fracture of floor है उसके अंदर स्टूडेंट्स चेंज हो जाती है 3.12 है what is meant by projectile motion well it is projectile motion is two dimensional motion under the constant acceleration due to gravity let's suppose एक बॉल को आप फेंक दो वो जा रहा है ग्रेविटी के अंदर under the action of constant force of gravity and gravitational acceleration two dimensional motion जो है उसे projectile motion कहा let's suppose एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को हिट लगाई है वहां बाहर के अंदर जा रहा है तो उसकी भी मोशन projectile motion है वो फुटबॉल projectile है तो टाइम जब projectile को आपने हिट किया तो हिटिंग पॉइंट से लॉन्चिंग पॉइंट तक यहां से हिट लगाई हिटिंग पॉइंट से लॉन्चिंग पॉइंट तक जो टाइम होता है आप उसको कहते हो डियर स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर वो हवा में रही तो हम कह सकते हैं s is equal to vit plus 1 by 2 at square देखिए स्टूडेंट्स जमीन से लेकर जमीन पर आए तो डिस्टेंस 0 vi की जगह पे आ जाएगा vi sin थीटा साथ में स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा t अब देखिए ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका -g साथ में क्या हो जाएगा t स्क्वायर इसको इधर लेके आओ 1 by 2 gt square is equal to vi sin theta साथ में t स्टूडेंट्स इस t से t कैंसिल हो गया हमारे पास ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2vi sin theta 2vi sin theta यहाँ पे क्या था हमारे पास gt तो t किस से इक्वल हो जाएगा 2vi sin theta डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा g इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट लेक्चर के अंदर बनाई हुई है आप वो भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं चलते हैं रेंज के ऊपर
maximum horizontal distance of a projectile. Maximum horizontal distance covered by a covered by a projectile is called स्टूडेंट is called range. आप उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं. अब देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है? x is equal to vix multiply t. तो x की जगह पे रेंज आ जाएगा, vix की जगह पर आ जाएगा vi cos थीटा और t हमने ले लिया 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g. स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकता हूं vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, क्योंकि हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के. तो हमारे पास जो रेंज है वो किस चीज से इक्वल हो जाएगा? vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin 2 थीटा. अब उसने क्वेश्चन की तरफ गौर करें, टाइम और रेंज के अलावा कहा है कि 45 डिग्री पे रेंज को क्या होता है, तो हमने यहाँ पर जो थीटा है वो पुट कर देना है 45 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. सो vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin 2 मल्टीप्लाई 45 तो 90 हो जाएगा. vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g sin 90. स्टूडेंट sin 90 1 के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g. 3.13 क्वेश्चन देखिए आप अपने बुक के ऊपर, उसमें उसने हमसे ये कहा है कि बताओ at what point or points the point in path does a projectile have minimum speed or maximum speed. देखिए जब आपने फेंका किसी ऑब्जेक्ट को, तो जब आपने जिस पॉइंट से उसको हिट किया और जिस पॉइंट पे वो जाके गिर रहा है वहां पे उसका स्पीड मैक्सिमम है और मैक्सिमम हाइट पे उसका स्पीड मिनिमम है, क्योंकि वहां से वो डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देता है. सो मैक्सिमम हाइट पे उसका स्पीड मिनिमम है, लॉन्चिंग और हिटिंग पॉइंट पे उसका स्पीड मैक्सिमम है. 3.14 में देखिए इसका वन पार्ट है व्हाट इज प्लास्टिक ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल. ए ऑप्शन ट्रू है. दूसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन टू सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगो इलास्टिक कोलाइजन. इसका बी चूज करना है. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज. डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. तब तक अपने चैनल का ध्यान रखिएगा. अल्लाह हाफिज.